अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों। होप सो आप सब ठीक हो। और आज हमारा लेक्चर नंबर 23 है फाइनेंशियल मार्केट्स का। 23 आई थिंक सो, 22 हमने लास्ट वीक में कवर अप कर लिया था। सो आज के लेक्चर का जो हमारा मेजर टॉपिक है वो है स्टॉक एक्सचेंज। मतलब आज हमने जो बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है उसको डिस्कस करना है। सबसे पहले तो स्टॉक एक्सचेंज का सारे बच्चों को आइडिया होगा बेसिकली ये होती क्या है। सो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी प्लेस है या एक ऐसी मार्केट है जो एक स्पेस प्रोवाइड करती है फॉर द बायर्स एंड सेलर्स कि वो अपनी जो स्टॉक है या शेयर्स है उसको सेल एंड परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपनी प्री डिफाइंड या जो उस वक्त मार्केट के अंदर प्राइजेस चल रही होती है उसके ऊपर। सो स्टॉक मार्केट हर कंट्री की अपनी एक सेंट्रल या आप ये कह लो कि बेसिक स्टॉक मार्केट होती है जो उस पूरी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को और उनके फंक्शंस को कंट्रोल कर रही होती है। जैसे इस वक्त पाकिस्तान में प्रीवियसली 2-3 स्टॉक एक्सचेंजेस थे, कराची स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन करंटली अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 साल पहले इनका मर्जर हो गया था और उसके बाद फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के नाम से एक कंबाइंड या आप ये कह लो कि कॉमन स्टॉक मार्केट इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। अच्छा, स्टॉक मार्केट इसी तरह और कंट्रीज़ की अपनी स्टॉक मार्केट होती है, जैसे लंदन स्टॉक मार्केट है, जापान की अपनी स्टॉक मार्केट है। तो हर कंट्री की स्टॉक मार्केट अलहदा होती है और वो स्टॉक मार्केट जो सी है उस कंट्री के अंदर जो उसकी इकनॉमिकल परफॉर्मेंस होती है, उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है, उसको मैयर कर रही होती है कि ये कंपनी या ये कंट्री कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है और फिर स्पेसिफिकली वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है जिसका स्टॉक इस स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करना होता है। सो आज इसके हमने बेसिक फंक्शंस पढ़ने हैं। ऑलरेडी आपको ये चीज़ों का पता होगा जो हम आज डिस्कस करेंगे, लेकिन अगेन क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट है तो इसको फिर हम कम्प्रिहेंसिवली एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। तो जो मेजर पॉइंट्स है हर पैराग्राफ के जो आप ये कह लें कि क्रक्स है उनको मैंने हाईलाइट और इटैलिक्स टाइप बोल्ड और इटैलिक में किया हुआ है, लेकिन आप पूरे पैराग्राफ को थॉरली रीड कर लेना। सो सबसे पहले व्हाट इज़ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज होती क्या है। सो इसमें पहला पॉइंट ये है कि ट्रांजैक्ट करवाती है विद पोटेंशियल बायर। मतलब क्या होता है कि आपके जो एग्जिस्टिंग ऑनर्स होते हैं, लेट्स सपोज मैंने एक कंपनी का स्टॉक बाय किया 1000 शेयर्स, ठीक है। तो अब मैं उस कंपनी का एग्जिस्टिंग ऑनर हो गया हूँ, मतलब मैं उस कंपनी का ऑनर हूँ और मेरे पास उस कंपनी का स्टॉक या शेयर्स पड़े हुए हैं। वो कॉमन स्टॉक भी हो सकते हैं या वो प्रेफर्ड स्टॉक भी हो सकते हैं। अब लेट्स से सपोज मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में कंपनी जो है कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाली, ठीक है। कंपनी की जो एक ट्रेंड चल रहा है ना, वो ट्रेंड कंपनी को किसी अच्छी तरफ नहीं लेके जा रहे। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने स्टॉक को, शेयर्स को सेल आउट कर दूँ। अब अपने स्टॉक को सेल आउट करने के लिए मुझे पोटेंशियल बायर्स की ज़रूरत होती है। मतलब वो बायर जो मेरे स्टॉक को बाय करने के लिए एलिजिबल हो। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया यही होगा कि सबसे पहले वो स्टॉक मार्केट के साथ रजिस्टर्ड हो, ब्रोकर के थ्रू वो ट्रेडिंग करे, और थर्ड है कि उसके फाइनेंशियली तौर पे फाइनेंशियल हेल्थ उसकी इतनी हो कि वो मेरे स्टॉक को बाय कर ले। तो स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज जो सी होती है उसका बेसिक रोल क्या होता है कि वो एग्जिस्टिंग जो आपके ऑनर्स होते हैं उनके लिए वेरियस पोटेंशियल बायर्स जो से होते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है या उनको फाइंड आउट करता है। अच्छा, अब होता क्या है कि स्टॉक मार्केट के अंदर सिर्फ वही कॉरपोरेशंस या वही कंपनीज़ के शेयर्स को आप बाय एंड सेल कर सकते हैं जो कंपनीज रजिस्टर्ड है स्टॉक मार्केट के साथ ना, स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड है, वही कंपनीज अपने स्टॉक को मार्केट के अंदर ट्रेडिंग के लिए बेच सकते हैं। अब इस सिनेरियो को, नेक्स्ट जो सिनेरियो हम डिस्कस करने लगे हैं, अगेन ये सिनेरियो आपको आता है लेकिन उसको हम थोड़ा सा थॉरली डिस्कस कर लेते हैं। होता क्या, सबसे पहले एक कंपनी है, लेट्स सपोज XYZ एक कंपनी है।
उसने अपना ना फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड हुई है। अब उसने जो अपना ऑथराइज्ड कैपिटल करवाया है वो करवाया है लेट्स से सपोज डॉलर 1 लाख, ठीक है। अब ये इसका ऑथराइज कैपिटल है। अब इसने क्या किया, अब 2020 के अंदर अगस्त 2020 के अंदर इसने क्या किया, लेट्स सपोज स्टॉक इशू कर लिया डॉलर 70,000 का, ठीक है। अब इसने क्या किया, स्टॉक इशू कर लिया, फर्स्ट टाइम किया तो किसके थ्रू करेगा, आईपीओ के थ्रू। अगेन ये टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू कर लिया। अब लेट्स सपोज कंपनी को अगेन दिसंबर 2020 में मज़ीद स्टॉक की ज़रूरत पड़ गई। उसे एक प्रोजेक्ट मिला जो कि प्रोजेक्ट एक हेल्दी प्रोजेक्ट था, ठीक है। तो मज़ीद स्टॉक की ज़रूरत पड़ गई तो इसने रिमेनिंग जो अपना, क्योंकि कंपनी अप टू इट्स ऑथराइज्ड कैपिटल स्टॉक को जो है वो इशू कर सकती है। तो कंपनी ने बकाया अपने जितने भी 30,000 रिमेनिंग थे डॉलर्स उसके स्टॉक इशू कर लिया। अगर $10 का एक शेयर है तो 3,000 शेयर्स उसने लेट्स सपोज इशू कर दिए, ठीक है। अब कंपनी के पास जो ऑथराइज्ड कैपिटल का बैलेंस होगा वो कितना रह जाएगा, $0, ठीक है। अब कंपनी ने क्या करना है, लेट्स सपोज अब अगर हम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि कंपनी ने स्टॉक इशू किया, लोगों ने बाय कर लिया, बस काम ख़त्म हो गया, तो ऐसा नहीं होता। अब इस सिनेरियो के अंदर क्या है, अगर तो वो मतलब ये कंडीशन होती कि कंपनी ने स्टॉक, कंपनी के थ्रू ही स्टॉक सेल एंड परचेज हो सकता है, तो इस सिनेरियो के अंदर इस कंपनी की ट्रेडिंग, स्टॉक की ट्रेडिंग ख़त्म हो जाती। सो यहाँ पे क्या फिर होता है, यहाँ पे आपकी स्टॉक एक्सचेंज अपना रोल प्ले करती है और स्टॉक एक्सचेंज एलिजिबल करती है कि आपके जितना भी स्टॉक इशू किया, लेट्स सपोज अगर $10 का हम लगाए तो 10,000 आपके हो जाएंगे शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो ये आपके $1 लाख बन जाएंगे। सो इतने जो 10,000 आपके शेयर्स है, फिर स्टॉक एक्सचेंज क्या करती है, आपके शेयर्स की ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज के अंदर शुरू हो जाती है। पोटेंशियल बायर्स इसको लेट्स सपोज अभी मार्केट प्राइस इसकी चल रही है $10। एक बंदा है एम, उसे लगता है कि यार ये जो आपका स्टॉक है ना ये अंडर वैल्यूड है। अब अंडर वैल्यूड क्या होता है, अगेन इसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अंडर वैल्यूड ये होता है कि जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो सी होती है वो सिक्योरिटी मार्केट लाइन से ऊपर होती है, मतलब जो उसकी असल वैल्यू होती है वो जो मार्केट में वैल्यू चल रही होती है उससे कम होती है। सो आपको पता है कि स्टॉक हमेशा अपने इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ बढ़ता है। सो इसे पता है यार कि ये जो $10 का स्टॉक है ना इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू $10 नहीं है, लेट्स सपोज इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है $15, ठीक है। तो एम क्या करेगा, इसको बाय करेगा। सो इस सिनेरियो के अंदर क्या होगा, ये कभी भी बाइंग जो है ना एम बंदा कभी भी डायरेक्टली कंपनी से बाय नहीं कर सकता। ये क्या करेगा, जिस जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ये $10,000 के 10,000 शेयर्स के ऑनर्स हैं उन्हीं के थ्रू क्या करेगा, बाइंग करेगा और बाय करके फिर क्या होगा उनको अपने पास रखेगा। तो इस पूरे सिनेरियो को सिर्फ समझाने का पर्पस ये था कि स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज जो मेजर रोल प्ले करता है वो क्या करता है, कंपनी को भी बेनिफिट देता है कि अगर उस कंपनी के पास ये राइट हो कि सिर्फ वो कंपनी ही शेयर इशू कर सकती है, ठीक है, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज के पास इशू नहीं, शेयर्स इशू नहीं होंगे, तो क्या होगा, इसका लॉस ही होगा। जैसे प्राइवेट कंपनीज होती है, तो प्राइवेट कंपनीज जो सी होती है वो कभी भी अपने स्टॉक एक्सचेंज के साथ वो अपने शेयर्स की ट्रेडिंग वगैरह नहीं कर सकती है। सो प्राइवेट से मुराद ये है जो लिस्टेड नहीं होती है, ठीक है, प्राइवेट कुछ लिस्टेड भी होती है, यहाँ प्राइवेट से मुराद जो लिस्टेड नहीं है। सो इन दैट केस उनका जो शेयर कैपिटल है वो हमेशा $1 लाख ही रहेगा। लेकिन अगर आपकी ट्रेडिंग होती रहती है तो अगर लेट्स सपोज कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो आपकी पर शेयर वैल्यू बढ़ जाती है। सपोज हमने इधर क्या 15 आपके पर शेयर वैल्यू बढ़ गई, 10,000 शेयर्स इज इक्वल टू $1,50,000। तो ये क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज की वजह से किसी भी कंपनी का स्टॉक की वैल्यू बढ़ भी सकती है उसकी बुक वैल्यू से बढ़ा जिस पे वो ऑथराइज्ड हुआ, बुक वैल्यू से बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है।
सो ये एक बेसिक सिनेरियो था जिसको नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर डिस्कस किया गया है, और ये लाइन को मैंने हाईलाइट किया कि यू आर नॉट बाइंग इट फ्रॉम दी कंपनी, कि आप जो स्टॉक एक दफ़ा ट्रेड हो गया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से गुजर गया, तो आप डायरेक्टली फिर कंपनी से वो स्टॉक बाय नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टॉक एक्सचेंज जाना पड़ेगा, आपको सेलर ढूंढने पड़ेगा, और सेलर ढूंढने के बाद आपको उनके साथ ट्रेडिंग करने पड़ेगी। अच्छा, ये नेक्स्ट पैराग्राफ में थोड़ी सी हिस्ट्री को आप खुद ही देख लेना। फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज जो सी लंदन में बनाई गई थी 16th सेंचुरी में, ठीक है, ये पढ़ लेना। मतलब इसमें कोई लॉजिकल या समझाने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ रट्टालाइजेशन ही है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि हाउ शेयर प्राइजेस आर सेट। अगेन इस चीज़ को हमने काफ़ी दफ़ा अपने क्लास के अंदर डिस्कस किया हुआ है कि जो आपके शेयर की प्राइजेस होती है, इसको बड़ा कंप्रिहेंसिवली थॉरोली पहले देखा जाता है, और इसको जो आपके शेयर की प्राइस है इसको हमेशा डिमांड एंड सप्लाई रूल से आइडेंटिफाई किया जाता है। अच्छा, डिमांड एंड सप्लाई रूल क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। अच्छा, लॉ ऑफ सप्लाई डिमांड क्या होता है कि लेट्स से सपोज अगर आपके जो डिमांड बढ़ती है तो उस प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ जाती है। जैसे इसकी करंट एग्जांपल ये है कि आजकल जो से आपके मास्क हैं, फेस मास्क जो से इनकी क्या हुई है, इनकी जो सी डिमांड है वो बढ़ गई है। तो इसकी वजह से क्या अल्टीमेट इफेक्ट हुआ है कि इनकी प्राइजेस भी जो सी है इंक्रीज कर दी है, ठीक है। सो ये क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड, कि जब आपकी प्राइस किसी भी चीज़ की डिमांड इंक्रीज होती है तो उसकी प्राइस भी इंक्रीज हो जाती है। और लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, लेट्स सपोज किसी चीज़ की सप्लाई मार्केट में बहुत ज़्यादा होगी। अब हुआ क्या, जब ये पेंडेमिक आया और उसके बाद कंट्रीज़ ने डिफरेंट पाबंदियाँ लगा दी, जो फ़्लाइट्स हैं, जब फ़्लाइट्स पे पाबंदियाँ लगी, ट्रेडिंग पे पाबंदियाँ लगी, इंटरनेशनल डिफरेंट जो से आपकी मूवेबिलिटी थी उस पर पाबंदियाँ लगी, तो ऑयल की प्राइसेस, ऑयल की कंजम्पशन क्या होगी, ऑयल से मुराद आपका पेट्रोल, ऑयल की कंजम्पशन क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। ठीक है। अच्छा, ऑयल की कंजम्पशन डिक्रीज़ होने से क्या हुआ, अब उसकी जो प्रोडक्शन थी या मैन्युफैक्चरिंग थी वो तो सेम थी, तो इसकी सप्लाई मार्केट के अंदर क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो क्या हुआ, इसके प्राइसेस डिक्रीज़ हो गए। जो अभी भी रिसेंटली आपको पता है कि पेट्रोल के प्राइसेस 75 हो गए थे 115 से, और अब अगेन 100 पे चले गए क्योंकि उसकी कंजम्पशन फिर अपनी बैक पोजीशन पे आ रही है। सो ये क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है कि जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइस भी बढ़ जाते हैं, जब किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ती है तो उसके प्राइस भी कम हो जाते हैं। सो लेट्स सपोज अगर आपके शेयर की डिमांड जो सी है, आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, जैसे हमने ऊपर वाले एग्जांपल में क्या डिस्कस किया था कि आपकी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया जिसकी वजह से आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो सी है वो 10 से बढ़ के 15 होगी। अब आपको आइडिया है कि फ्यूचर के अंदर आपकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है या आपकी एक जो असल वैल्यू है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कह लो या कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह लो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी स्टॉक कह लो, ये जो सी है अगेन 15 पे चले जाएगी। तो जब इसकी प्राइस जो सी है 15 पे चले जाएगी, मतलब क्या है कि आपको फ्यूचर में फ़ायदा होगा। तो लोग क्या करेंगे, इसकी जो स्टॉक है उसको बाय करना शुरू कर देंगे ताकि वो मैक्सिमम स्टॉक को भी बाय कर ले। बाय करेंगे तो क्या होगा, फ्यूचर में जब इसकी प्राइस मैक्सिमम हो जाएगी तो तब सेल आउट कर देंगे। तो अगेन जब डिमांड बढ़ी तो क्या हुआ, उसकी प्राइस बढ़ना शुरू हो गई। लेट्स सपोज मैंने बाय किया, दूसरे पर्सन ने बाय किया, थर्ड ने बाय किया, फोर्थ ने बाय किया, तो क्या हुआ, डिमांड बढ़ना शुरू हो गई। जब डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़ना शुरू हो गई। और एक पोजीशन आती है जब आपकी प्राइस बढ़ते बढ़ते इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब यहाँ पे जो एग्जांपल है उसके मुताबिक $15 को हिट कर लेते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, अब जब मैक्सिमम प्राइस हो गई है तो लोग क्या करेंगे, अब जिनको फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, तो वो क्या करते हैं, वो फिर स्टॉक को सेल आउट करना शुरू कर देते हैं जब मैक्सिमम पॉइंट हो जाती है। 10 में बाय किया, 15 में सेल आउट करेंगे, $5 का एट अ टाइम प्रॉफिट। तो जब सेल आउट करता है एक बंदा
तो दूसरा बंदा ये सोचता है कि जब सेल आउट किया तो उसकी क्या हो जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, तो उसकी प्राइस थोड़ी सी कम होगी। जब उसकी प्राइस थोड़ी सी कम होगी तो लोग फिर क्या कहेंगे, लोग कहेंगे कि लगता है अभी ये स्टॉक ने नीचे गिरना है, तो लोग सेल आउट करना शुरू कर देंगे। अगेन सप्लाई बढ़ती जाएगी, अगेन प्राइसेस जो है वो कम होती जाएगी। तो इसी तरह मार्केट के अंदर जो शेयर्स की प्राइस होती है उसको सेट किया जाता है, जो कि डिमांड एंड सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई रूल के थ्रू ही चल रही होती है। इसी चीज़ को नीचे 3-4 पैराग्राफ्स में बताया हुआ है, ठीक है। और इधर ये बताया हुआ है कि स्टॉक ब्रोकर्स जो से होते हैं वो एक्ट एज अ मिडल मैन होते हैं, कि वो क्या कर रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं इन्वेस्टर्स को कि आप अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट नीड कौन सी कंपनी विल बी बेटर फॉर यू अकॉर्डिंग टू योर नेचर। और वो नेचर से मुराद क्या होता है वो मैंने आपको बताया हुआ है कि इन्वेस्टर के नेचर से मुराद होता है उसका रिस्क टेकिंग जो उनकी पावर होती है, कैपेसिटी होती है, वो कितनी होती है। कुछ में ज़्यादा होती है और कुछ में नॉर्मल होती है और कुछ में कम होती है। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है वही चीज़ जो भी मैंने आपको बता दी थी, स्टॉक मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, वही जो अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल डिस्कस की थी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है बिड एंड आस्क स्प्रेड। जो डिमांड एंड सप्लाई रूल होता है ना, इसको अगर हम कहें कि ऑक्शन जो होती है प्राइस को किस तरह आइडेंटिफाई करना है, तो वो बिड एंड आस्क स्प्रेड की वजह से उसको कह लें कि आप बिड एंड आस्क की जो प्राइजेस होती है ना उसकी बेस पे इसके प्राइजेस को सेट किया जाता है। अब जो बच्चे फाइनेंस के 8th सेमेस्टर के उनको आइडिया होगा बिड एंड आस्क क्या होता है, क्योंकि इन्होंने इंटरनेशनल फाइनेंस नाम की एक बुक के अंदर इस चीज़ को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन 6th सेमेस्टर वालों को नहीं है, तो इसको हम कह देते हैं एक दफ़ा फिर थोड़ा सा डिफ़ाइन कर देते हैं बल्कि आगे किया भी हुआ है कि बिड प्राइस बेसिकली वो प्राइस होती है जो एक जो बायर होता है मैक्सिमम वो प्राइस पे कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से सपोज हम कहते हैं एक स्टॉक है X, ठीक है, उसकी जो बुक वैल्यू है, जो रिकॉर्डेड वैल्यू है वो है $21, ठीक है। अब जो बायर है वो कहता है कि यार मैं मैक्सिमम जो उनसे ना इस स्टॉक के लिए वो $27 दे सकता हूँ, ठीक है। तो इस प्राइस को जो मैक्सिमम प्राइस बायर दे सकते हैं इसको हम कहते हैं बिड प्राइस। और जो सेलर होता है वो कहता है कि यार मैं कम से कम जो उनसे ना मिनिमम ये प्राइस, ये अपना जो उनका स्टॉक है ना इसको $31 में सेल करना चाहता हूँ, तो इसको हम कहते हैं आस्क, ठीक है। ये होगी आपकी आस्क प्राइस, मिनिमम प्राइस जिस पे आपका सेलर सेल आउट करना चाहता है, और बायर जो मैक्सिमम प्राइस है जिस पे वो बाय करना चाहता है। और इन दोनों के डिफरेंस बिटवीन दी बिड एंड आस्क is known as the bid ask spread, ठीक हो गया। सो ये बेसिक बिड आस्क स्प्रेड होता है, जो डिफरेंस बिटवीन दी आपके मैक्सिमम प्राइस जो बायर पे करना चाहते हैं और मिनिमम प्राइस जो सेलर जिस पे रिसीव करना चाहता है। अच्छा, अगेन एक और रोल क्या होता है एक्सचेंज मार्केट का, कि वो बायर और सेलर्स को मैचअप करता है। इसके बारे में हमने अगेन प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ था कि जो सेम पोटेंशियल के बायर और सेलर होते हैं स्टॉक मार्केट के स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, उनको इकट्ठा करता है, जिनका बिड और आस्क जो उनका स्प्रेड होता है वो ज़ीरो होता है। मतलब बिड आस्क स्प्रेड ज़ीरो होने का मतलब क्या है, लेट्स सपोज इधर बिड आस्क स्प्रेड कितना है, इस सिनेरियो के अंदर कितना है 31 माइनस 27 इज इक्वल टू $4, ठीक है। लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं कि बायर जो है वो मैक्सिमम जो पे कर सकता है वो है 29 और सेलर जो मिनिमम जिस पे सेल कर सकता है वो भी 29 है। तो इस केस में बिड आस्क स्प्रेड क्या होगा, ज़ीरो होगा। मतलब सेम नेचर के दोनों बायर और सेलर मिल गए। तो एक्सचेंज ट्रेडेड का काम क्या होता है कि उन बायर और सेलर को मिलाना जिनका बिड आस्क स्प्रेड ज़ीरो होता है, ठीक है, ताकि वो आपस में ट्रेडिंग कर सकें, ठीक है।
उसके बाद अच्छा ये एक सिस्टम अब क्या हुआ था, जो पहला सिस्टम था जो पहले अडॉप्ट किया जाता वो क्या था कि आपको सारी ट्रांजैक्शंस को बाय हैंड करना पड़ता था। मतलब आपको स्टॉक मार्केट जाना पड़ता था और फिर आपको अपने जो ब्रोकर था उससे मिल के कोई भी स्टॉक बाय और सेल करना होता था। लेकिन फिर क्या हुआ, एक नेटवर्किंग सिस्टम आ गया आउटक्राई के नाम से। अच्छा इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस ये होता है कि आपके सारे सिस्टम को ये इलेक्ट्रॉनिक कर देता है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली आप घर बैठे अपने स्टॉक को बाय एंड सेल कर सकते हो। और इसकी सबसे बड़ी जो एग्जांपल है वो नेस्डैक है। नेस्डैक एक ऐसी एक्सचेंज है जो इलेक्ट्रॉनिकली बाइंग एंड सेलिंग करती है आपके स्टॉक को। अच्छा उसके बाद अगेन बेनिफिट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग, क्या क्या बेनिफिट है। आप रेडीली लिक्विड है कि अगर आपने लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है कि आप उसको कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। सो रेडी लिक्विडिटी का मतलब ये है कि आप उस अपने स्टॉक को कभी भी मार्केट के अंदर जाके सेल कर सकते हो। अगर कंपनी ने अपना एडिशनल फंड रेज करने हैं तो वो शेयर्स के थ्रू रेज कर सकती है। और शेयर्स अगेन किधर जाके होंगे, आपके एक्सचेंज ट्रेडिंग में होंगे। डिफरेंट स्टॉक प्लान्स होते हैं आपके, ग्रेट विजिबिलिटी होती है आपकी कंपनी की। मतलब जो लिस्टेड कंपनी होगी वो स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे भी होगी, उसके ऊपर लोगों का, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी होगा कि क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टेड है तो इसकी क्रेडिबिलिटी है। सो ये कुछ बेनिफिट्स हैं आपको स्टॉक एक्सचेंज को में अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाने के। लॉसेस क्या होता है, सिग्निफिकेंट कॉस्ट आपको पड़ जाती है, आपको ब्रोकर फी पड़ जाती है, आपको डिफरेंट लीगल एक्सपेंसेस पड़ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा सेकंड आपका प्रॉब्लम क्या होती है, बर्डनसम रेगुलेशंस। मतलब इतने ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ते हैं कि समटाइम आपको अपनी पॉलिसीज़ के ही अगेंस्ट जाना पड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि आपका जो सा स्टॉक है उसको किन टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, मतलब उसको किस तरह आप उसकी डिवाइड कर सकते हो। सो सबसे पहले आप अपने स्टॉक को डिफाइन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। और सेकंड आप कर सकते हो सेक्टर वाइज। पहले सेक्टर वाइज कर लेते हो, वो थोड़ा इजी है। सेक्टर वाइज से मुराद ये है कि आप कह लेते हो लेट्स सपोज एनर्जी सेक्टर के अंदर या एनर्जी जो आपकी इंडस्ट्री है उसके अंदर कितना स्टॉक है, मटेरियल इंडस्ट्री में कितना स्टॉक है, इंडस्ट्रीज डिफरेंट टाइप है उसमें कितना स्टॉक है, हेल्थ केयर में कितना स्टॉक है। सो ये आपका एक ये बेसिक टाइप हो सकती है। सेकंड आप ये कह सकते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है कि आउटस्टैंडिंग स्टॉक उस कंपनी का कितना है और पर शेयर स्टॉक। लेट्स सपोज एग्जांपल के थ्रू हम करते हैं, एक कंपनी है ABC, ठीक है, उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो से हैं मार्केट के अंदर 1,20,000 है। मार्केट प्राइस उसकी इस वक्त है पर शेयर, लेट्स सपोज हम कहते हैं $50, ठीक हो गया। तो इसकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी हो जाएगी, is equal to number of shares multiply by per share market price, ठीक है। और इस सिनेरियो के अंदर नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,20,000, 12 लाख, 1 करोड़ 20 लाख और 60 लाख, मतलब करीबन। सो ये आपके हो जाएंगे 60 लाख टोटल नंबर मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो बेसिकली देर आर टू वेज थ्रू विच यू कैन रिप्रेजेंट योर स्टॉक, योर कंपनी स्टॉक। के फर्स्ट वन वे इज़ कि आप अपने स्टॉक को मार्केट कैपिटलाइजेशन के थ्रू बता सकते हैं कि इस सेक्टर की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, फ्ला कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, या लार्ज कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, मीडियम की कितनी है और स्मॉल की कितनी है। सेकंड आप सेक्टर वाइज बता सकते हैं कि सेक्टर वाइज इस मार्केट के कितने स्टॉक है, इस इंडस्ट्री के कितने स्टॉक है, फ्ला इंडस्ट्री के कितने स्टॉक है। सो ये बेसिकली आपका टॉपिक था जिसको हमने एक दफ़ा फिर गो थ्रू कर लिया है। इनिशियली हमने ये चीज़ें काफ़ी दफ़ा पढ़ी हुई है।
सो अगर इस टॉपिक के अंदर कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बता देना, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे इसको पहले। ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़, खुश रहो।